Hello student, how are you? I think you will be fine at home. So let's start today our topic amalgamation of companies. Amalgamation of companies from corporate accounting of BCom final year. स्टूडेंट्स, यह टॉपिक BCom फाइनल ईयर की कॉरपोरेट अकाउंटिंग से लिया गया है। एंड स्टूडेंट, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टॉपिक के न्यूमेरिकल पोर्शन और इसकी थ्योरेटिकल आपको करा दिया गया था। इससे पहले वीडियो में करा दिया गया था, उससे पहले क्लास में करा गया था। तो आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत इसकी MCQ का रिवीजन करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि BCom के फाइनल ईयर के सभी पेपर MCQ में आएंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए यह भी जानना ज़रूरी है कि एमलगमेशन टॉपिक से इस टॉपिक से एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इसीलिए इसकी MCQ को आप ध्यान से कीजिए। पहले मैंने दूसरी बुक से कराई थी, आज एक और बुक से आपके सामने ये क्वेश्चन ला रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे MCQ फ्रॉम एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब दो या दो से अधिक कंपनियां परिसमापन की जाती हैं तथा उनके व्यवसाय को करे करने के लिए एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है तो यह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? एकीकरण, संविलियन, आंतरिक पुनर्निर्माण या बाह्य पुनर्निर्माण। When two or more exceeding companies go into liquidation and a new company is formed to take over the business, this activity is known as amalgamation, absorption, internal रिकंस्ट्रक्शन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर एक नई कंपनी निर्माण की जाती है तो इट्स कॉल्ड एमलगमेशन। सो हियर इज आंसर फर्स्ट, एमलगमेशन। नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ICAI द्वारा एकीकरण लेखांकन की निर्गमित लेखांकन प्रमाप AS14 लेखांकन के संबंध में प्रभावी हुआ या बाद में? लेखांकन प्रभावी हुआ या बाद में 1 अप्रैल 94 के, 1 अप्रैल 95 के, 96 या 97? अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड AS14 issued by ICA on accounting for amalgamation came into the effect in respect of accounting on or after 94, 95, 96 and 97. तो here is answer 1 अप्रैल 1995. सो स्टूडेंट, इस सन को याद रखिएगा। एंड नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा को रोकना, व्यय को कम करना, कर बचाना, उपरोक्त सभी। The main object of amalgamation is to stop competition, to minimize the expenses, to save the tax, all of the above. तो यहाँ पर स्पेशली जब हम दो या दो से अधिक कंपनी एक साथ मिलती हैं तो वो कंपटीशन भी समाप्त होता है, नेचुरल है, कॉस्ट भी कम आती है और टैक्स भी बचते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर अपने आप में तीनों सही हैं, तो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव इज आवर आंसर। सो आंसर इज डी। एंड नाउ इज द आंसर, नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एकीकरण विलय की प्रकृति का हो तो हस्तांतरित कंपनी द्वारा किस लेखा विधि का प्रयोग किया जाएगा? हितों का समूहीकरण विधि, अधिग्रहण विधि, शुद्ध क्रय विधि या शुद्ध संपत्ति विधि? When amalgamation is in the nature of merger, which accounting method will be used by the transfer company? Pooling interest method, acquisition method, purchase method, net assets method? तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा
आंसर है आंसर नंबर ए बी सी, हितों का समूहीकरण। तो आंसर हमारा इसका ए है, पोलिंग इंटरेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल में भुगतान होते हैं तो निम्नलिखित में से किसी एक को देय होते हैं। अंशधारी और ऋण पत्रधारी, ऋण पत्रधारी और लेनदार, अंशधारी और लेनदार अंशधारी। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, परचेज कंसिडरेशन includes those payments which are payable to any one of the following: shareholders and debenture holders and creditors, shareholders and creditors and shareholders. So here is answer shareholder। लेखांकन प्रमाप के अनुसार क्रय प्रतिफल में भुगतान जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब समापन व्यय को क्रेता कंपनी वहन करती है, जब समापन व्यय को क्रेता कंपनी वहन करती है तब वह क्रेता कंपनी डेबिट करती है। पूंजी संचय खाता, ख्याति खाता, वसूली खाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। When liquidation expenses are borne by the transfer company debits capital reserve, goodwill, realization, none of these. तो here is our answer is capital। समापन व्यय को क्रेता कंपनी वहन करती है तो वो गुडविल को डेबिट करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर गुडविल हुआ। और याद रखिएगा, अब अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्रय प्रतिफल एवं चुकता पूंजी के अंतर को हस्तांतरक कंपनी किससे समायोजित करती है? स्वतंत्र संचय, लाभ हानि के डेबिट शेष, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। द डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज टू बी एडजस्टेड फ्रॉम फ्री रिजर्व, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो हियर इज आंसर डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर लाभ हानि खाते के डेबिट शेष, ये हमारा आंसर है। यह आंसर बी है, तो बी पर अपना टिक लगाइए। क्रय प्रतिफल की गणना करने की कितनी विधियां हैं? हाउ मेनी मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर है। इसकी 4 मेथड होते हैं। तो स्टूडेंट ये भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पर क्रय प्रतिफल की जो विधियां हैं वो 4 हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समापन व्यय को विक्रेता कंपनी वहन करती है तब विक्रेता कंपनी डेबिट करती है वसूली खाता, बैंक खाता, ख्याति खाता, उपयुक्त सभी को। When the expenses of liquidation are borne by the vendor company, the vendor company debits realization account, bank account, goodwill account, all of the above। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बीकॉम में आया हुआ भी है। तो हियर इज आंसर रियलाइजेशन अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए है, रियलाइजेशन। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एकीकरण के समय हस्तांतरक कंपनी द्वारा प्रारंभिक व्यय को हस्तांतरित किया जाता है। क्रेता कंपनी के खाते में, वसूली खाते में, समताधारियों के खाते में, उपयुक्त में से कोई नहीं। Preliminary expenses are transferred by the company at the time of amalgamation to transfer of purchasing company account, realization account, equity shareholder account, none of the above। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बीकॉम में आया हुआ है, रिपीट हो सकता है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ध्यान रखिएगा। इक्विटी शेयर होल्डर इज द आंसर। तो इक्विटी शेयर होल्डर सी पॉइंट पे है, तो यहाँ इसका आंसर हुआ सी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, इनकी आप तैयारी कीजिए और इनमें से निश्चित रूप से आपको पेपर में मिलने वाले क्वेश्चन हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर एक हो जाती हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है या आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। व्ययों में मितव्ययता लाना, वितरण में सुगमता लाना, प्रतिस्पर्धा को लोप करना या उपर्युक्त सभी। The main object of amalgamation is to bring a company in expenses to fatality of distribution, to eliminate competition, all of the above। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि एकीकरण करने का कोई एक उद्देश्य नहीं होता, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हम प्रतिस्पर्धा भी कम करना चाहते हैं, हम बिजनेस में सुगमता भी लाना चाहते हैं, हम आपसी टकराव को कम करना चाहते हैं, हम प्राइस को कम करना चाहते हैं। तो ये सभी इसके उद्देश्य रहते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव इज आवर आंसर। तो यहाँ आप डी पर निशान लगाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ख्याति ज्ञात करने का सूत्र है शुद्ध संपत्तियों का मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस शुद्ध संपत्तियों का मूल्य, संपत्तियों का क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस दायित्वों का मूल्य। द फॉर्मूला to find out goodwill is value of net assets minus purchase price minus value of net assets, value of assets minus purchase price minus value of liability। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जब हम किसी संपत्ति को खरीद रहे हैं और उस संपत्ति जितने की है उसका पेमेंट उससे ज़्यादा मूल्य पर करते हैं। जैसे अगर हमने किसी 10,000 रुपये की वैल्यू को एसेट्स को 12,000 में खरीदा, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया गया उसे ही गुडविल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य माइनस शुद्ध संपत्तियों का मूल्य, दैट्स मीन परचेज प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो इस आधार पर यहाँ हमारा आंसर जो है इसका बी होता है, परचेज प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब परचेज प्राइस बड़ा हो और वैल्यू ऑफ एसेट्स कम हो तो डिफरेंस हमारा गुडविल जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई कंपनी सी लिमिटेड के निर्माण हेतु ए लिमिटेड तथा बी लिमिटेड का समापन होता है। तो यह स्थिति है बाह्य पुनर्निर्माण, एकीकरण, आंतरिक पुनर्निर्माण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। टू कंपनी ए एंड बी
go into the liquidation of a form a new company. C. It is case of external रिकंस्ट्रक्शन, एमलगमेशन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, नन ऑफ दी। तो जैसे कि अभी हमने पहला क्वेश्चन में किया था कि ये एकीकरण में दो या दो से अधिक कंपनियां समाप्त होकर नई कंपनी का निर्माण होता है, उसे एमलगमेशन कहते हैं। तो यहाँ हियर इज अवर आंसर एमलगमेशन। तो एमलगमेशन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर इसमें बी पर आप निशान लगाइएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं हम। जब समापन व्यय को क्रेता कंपनी वहन करती है तब क्रेता कंपनी डेबिट करती है वसूली खाता, विक्रेता कंपनी का खाता, बैंक खाता, ख्याति खाता। When the expenses of liquidation are borne by the purchasing company by realization account, vendor कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट या गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर हमें देखना होगा समापन व्यय को क्रेता कंपनी जो वहन करती है वो करती है गुडविल से। तो हमारा आंसर इज गुडविल। और आप देख रहे हैं गुडविल हमारा इसमें आंसर होगा। तो यहाँ गुडविल डी पर है, तो डी इज आवर आंसर, यानी कि गुडविल अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एकीकरण विलय की प्रकृति का हो तो लेखांकन विधि प्रयोग की जाती है। समता विधि, क्रय विधि, हितों की समूहकरण विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। When amalgamation is the nature of merger, the accounting method is B for is equity method, purchase method, pooling method या none of these. So here answer is pooling interest method. ये भी पेपर में आया हुआ है, तो इसे भी ध्यान देंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा एक समीकरण सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इक्वेशन। कैपिटल रिजर्व इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस परचेज कंसिडरेशन। गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन प्लस लायबिलिटी माइनस एसेट। परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू agreed value of assets taken over minus agreed estimated value of liability taken over, and the capital reserve बराबर goodwill plus total assets। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ जो चार ऑप्शन दी है, चारों ऑप्शन में से कि कौन सा समीकरण सही नहीं है। समीकरण पूछता है कि कौन सा सही नहीं है, तो आप चारों पर ध्यान दीजिए और बताइए। आपको दिखाई दे रहा होगा इस पर और लग रहा होगा कि कैपिटल रिजर्व इक्वल टू गुडविल प्लस टोटल एसेट्स। तो ये अपने आप में बिल्कुल भी सही नहीं है। कैपिटल रिजर्व इक्वल टू गुडविल प्लस टोटल एसेट्स के नहीं होता। ये आप आंसर क्लियर रखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हियर इज द आंसर डी। नेक्स्ट, लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल वह है जो कि भुगतान योग्य होता है अंशधारियों को, ऋणपत्रधारियों और अंशधारियों को, ऋणपत्रधारियों व लेनदारों को, ऋणपत्रधारियों को। According to accounting standard 14, the purchase consideration is that which is payable to shareholder and debenture holder and creditor and debenture holder। तो इसका आंसर है शेयर होल्डर। पहले भी इसमें आ गया है क्वेश्चन, तो इसका याद रखेंगे, शेयर होल्डर। नेक्स्ट इज क्रय विधि में हस्तांतरित कंपनी
अपनी पुस्तकों में किनका लेखा करेगी? All assets and liability of transfer company, all assets, liability and reserve of transfer company, assets and liability acquired by the transfer company, assets and liability acquired by the transfer company and statutory reserve. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा assets and liability acquired by the transfer company and statutory reserve. तो यहाँ डी आंसर है, इसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू अकॉर्डिंग ऑफ द एमलगेमेशन इज AS2, AS10, AS13, AS14। बी को आया हुआ है। उम्मीद है ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा और आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि AS14 रिलेटेड टू एमलगेमेशन। तो याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। अब नाउ इज द लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध संपत्तियों का मूल्य स्वीकृत क्रय मूल्य में से घटाने पर शेष राशि होगी। क्रय आधिक्य, ख्याति का मूल्य, व्यवसायिक कोष या पूंजी आधिक्य। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इज subtracted from accepted purchase consideration. The balance amount will be purchase surplus, value of goodwill, business fund and capital surplus. So here is answer capital surplus. Capital surplus is the right answer. तो स्टूडेंट आपको मैंने आज ये क्वेश्चन एमलगेमेशन के MCQ कराई है और बाकी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन MCQ के मैं आपको अपनी अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आप ध्यानपूर्वक अपना कार्य करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप कॉल करके क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं। ओके।